हेलो एवरीवन, मैं दुबे सर एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है केमिस्ट्री से रिलेटेड। और केमिस्ट्री में भी वो टॉपिक है जिसको केमिस्ट्री समझने के लिए बेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको इस टॉपिक की समझ नहीं है, इस टॉपिक को अगर हम नहीं समझते हैं, तो हमारे अंदर जो बेसिक केमिस्ट्री है उसकी समझ डेवलप नहीं हो पाएगी। एंड दिस टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जैसा कि आपको पता है, क्लास 9th ऑनवर्ड जितने भी क्लासेस हैं, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, ये टॉपिक लगातार 9th से लेकर के 12th तक हम सभी के साथ रहता है। अपग्रेड होता रहता है जैसे जैसे क्लास ऊपर जाता है, क्लास के साथ में ही इसमें अपग्रेडेशन देखने को मिलता है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हमेशा कहता भी हूं कि साइंस में कोई भी काम, कोई भी एक्शन बिना किसी वजह के नहीं होता। तो निश्चित रूप से क्लासिफिकेशन वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है, उसका भी कोई रीजन रहा होगा क्यों हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं। इन जनरल अगर हम देखें तो हम अपने घरों के अंदर भी, अपने क्लास के अंदर भी, अपने स्कूल के अंदर भी देखते हैं कि अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलता है। कुछ बच्चों को हम क्लासिफाई करते हैं एक अलग सेक्शन में, कुछ बच्चों को क्लासिफाई करते हैं दूसरे सेक्शन में। ठीक है, समटाइम्स हम देखते हैं कि गर्ल्स को स्पोर्ट्स के लिहाज से देखते हैं तो उनको अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, बॉयज को अलग क्लासिफिकेशन देते हैं। इसका मतलब हुआ क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन है क्या? बेसिकली क्लासिफिकेशन का मतलब होता है टू डिस्टिंग्विश और टू सेपरेट द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज। चीजों को उनकी समानता के हिसाब से, उनकी सिमिलरिटीज के हिसाब से और समटाइम डिसिमिलरिटीज के हिसाब से, इफ वी अरेंज देम, दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। अगर हम चीजों को उनकी समानता, एक रूपता, सिमिलरिटी के हिसाब से अरेंज करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है। Why we classify element in chemistry? हम अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज। नाउ द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि आखिर इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं। तो इसके लिए दो चीजें मेरे को समझ में आती हैं और आपको भी वही चीजों को समझना चाहिए। नंबर वन, टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट इजियर। ठीक है, सो दैट वी कैन कम टू नो अबाउट ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो पहला क्या है, वी डू क्लासिफिकेशन so that we can make the study of element easier. The second thing is to make the study of element systematic. कौन सा? Systematically। मतलब अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम ज्यादा सिस्टमेटिकली तरीके से एलिमेंट को स्टडी कर पाते हैं। अगर हम एक साथ में सारे एलिमेंट्स को लेके चलते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटोलाइट्स को, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, एसिड, बेस, सब कुछ एक साथ लेके चलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में स्टडी नहीं कर पाते हैं। हम उसको बहुत बारीकी से, बहुत अंदर तक जाके उसको समझ नहीं, विकसित कर पाते हैं। सो द नीड फॉर क्लासिफिकेशन इज टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट मोर सिस्टमेटिक एंड मोर इजियर। ज्यादा सिस्टमेटिकली और ज्यादा इजियर तरीके से हम स्टडी कर पाए, इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं।
अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ कि क्लासिफिकेशन के जो आज करंट में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो हम लोग स्टडी में है आज की तारीख में, वहां तक आने की जो यात्रा है, ठीक है, जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा समझना जरूरी है। बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्लासिफिकेशन पर काम किया, फिर चाहे वो डोवरनियर हो, न्यूलैंड्स हो, मेयर्स हो, या फिर आपके मेंडलीफ हो, दिमित्री मेंडलीफ, ठीक है। और अभी जो मोजले, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं, हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। तो यहां तक की जो यात्रा है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से काम किया और उसको रिकग्नाइज किया गया, समटाइम्स नहीं भी किया गया। बहुत से ऐसे भी साइंटिस्ट होंगे जिनका काम शायद हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत रिमार्केबल काम किया तो, लेकिन उनको कोई साइंस में जगह नहीं मिली, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही रिमार्केबल वर्क किया, और उसमें सबसे पहला नाम आता है डोवरनियर का। डोवरनियर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, और आई थिंक रशियन साइंटिस्ट थे। सबसे पहले उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया, और डोवरनियर के जो लॉ एक उन्होंने दिया उसको डोवरनियर ट्रेड्स लॉ भी कहते हैं, डोवरनियर ट्रेड्स लॉ। इस लॉ में इन्होंने क्या किया, एक्चुअली जिस समय डोवरनियर ने अपना लॉ दिया, ऑन दैट टाइम आई थिंक 33-34 एलिमेंट वेर डिस्कवर्ड सो फार। तब तक केवल बहुत थोड़े ही संख्या में एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। तो इन्होंने ये बताया कि सपोज देयर आर 3 एलिमेंट A, B and C. So according to Dovernyer-Tred's law, the atomic weight of the middle element was equal to the arithmetic mean of the first and last or the third element. So atomic weight of B was equal to atomic weight of A plus atomic weight of C divided by 2. यानी कि बीच वाला जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक वेट पहले और तीसरे वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के मीन के बराबर होगा। उसका अरिथमेटिक मीन निकालें हम, और अगर हम निकाल के देखते हैं तो हम पता चल जाता है कि बीच वाले का एटॉमिक वेट कितना। क्योंकि ये स्टार्टिंग था क्लासिफिकेशन का, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही रिमार्केबल था, क्योंकि उससे पहले तक किसी ने बहुत रिटन टेक्स्ट में कुछ किया नहीं था, किसी ने एक इस तरीके का फॉर्मेट दिया ही नहीं था, ठीक है। और इस ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट को इन्होंने ट्रेड्स भी कहा। लेकिन जैसे जैसे साइंस में इनोवेशंस होते हैं, चीजें इस्टेब्लिश होती हैं या समटाइम्स उनको रिजेक्शन की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया जाता है। सो बहुत दिनों तक ये डोवरनियर-ट्रेड्स लॉ अपनी जगह पर स्टेबल नहीं था, क्योंकि उसके कई सारे रीजन थे जिसके कारण से इस लॉ को आगे चल के बहुत ज्यादा मान्यता नहीं मिली। उसका मेन कारण ये था कि ही वॉज नॉट एबल टू क्लासिफाई ऑल दी नोन एलिमेंट इन ट्रेड्स। सारे एलिमेंट्स को ट्रेड्स के फॉर्म में वो नहीं रखवा रहा था। और जब हम किसी लॉ की बात करते हैं तो तब तक कोई भी बात लॉ के फॉर्म में नहीं आती जब तक वो कंप्लीटली ट्रुथ न हो या कंप्लीटली एप्लीकेबल ना हो। इसके बाद में सेकेंड नाम आता है जिन्होंने इस पर बहुत सारा काम किया, न्यूलैंड्स का। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। सो न्यूलैंड्स ने एक इसी के आगे बढ़ाते हुए न्यूलैंड्स ने बोला कि अगर हम एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास अरेंज करें
इन अ ग्रुप ऑफ 8, जैसा कि आपको पता है ऑक्टेव, ठीक है। अगर आप लिरिक्स की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास होता है सा रे गा मा पा धा नी सा। तो हम देखते हैं कि हम इस तरीके से लिखते हैं सारे गामा, जिसको सरगम बोलते हैं। तो पहला और 8वां जो एलिमेंट है वो सिमिलर है। तो न्यूलैंड्स ने भी यही बोला कि इफ वी अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, देन प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट will be similar to the properties of the 8th element। मतलब पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी they were much similar to the properties of the 8th element। इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी। ये एक बहुत ही उससे जो डोबरनियर ने अपना ट्रेस लॉ दिया उससे भी ज्यादा इफेक्टिव था, बट इसकी भी डिमेरिट्स थी। और सबसे बड़ी डिमेरिट्स वही थी कि जितने भी नॉन एलिमेंट थे उन पर ये काम नहीं करता था। कुछ जगहों पर तो इट वाज पॉसिबल टू मेक द ऑक्टेव्स एंड अरेंज द एलिमेंट, बट नॉट फॉर द ऑल एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। उस समय तक जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे वो सारे के सारे इसके अकॉर्डिंग से हम अरेंज नहीं कर पा रहे थे। यानी कि दिस लॉ वाज आल्सो नॉट फॉर द फ्यूचर ऑफ केमिस्ट्री। फ्यूचर ऑफ केमिस्ट्री के लिए नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके आगे भी साइंटिस्ट ने काम किया होगा और उन साइंटिस्ट के साथ जो नई नई चीजें जुड़ी होंगी उनको आज की साइंस में जगह दी गई। इसके बाद में एक नए क्लासिफिकेशन में नाम आया एंड दैट वाज मेंडलीफ, ठीक है। मेंडलीफ, डिमिट्री मेंडलीफ, ठीक है। Mendeleev was the first recognized scientist who gave a perfect periodic table. The importance of his periodic table is very much for the latest periodic table which is given by the Henry Moseley। इसकी पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखते हैं उससे पहले हम इनके पीरियोडिक लॉ को समझें। अभी तक जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने काम किया क्लासिफिकेशन के लिए, दी अरेंज द एलिमेंट इन ट्रेड्स फॉर्म यानी कि ग्रुप ऑफ 3, इन ऑक्टेव्स फॉर्म इन द ग्रुप ऑफ 8। लेकिन ये बंदा था जिसने लगभग 63 एलिमेंट डिस्कवर थे। उन सभी एलिमेंट को एक पीरियोडिक फॉर्म में रखने की कोशिश की एंड ऑलमोस्ट वो सफल भी रहा। कुछ डिमेरिट्स को छोड़ दिया जाए तो उसका क्लासिफिकेशन उस टाइम के अकॉर्डिंग परफेक्ट था। ही अरेंज द एलिमेंट इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। उसने सभी एलिमेंट को ग्रुप में और पीरियड्स में डिवाइड किया। अभी ग्रुप्स क्या है, पीरियड्स क्या है, उस पर बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसके लॉ को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू डोवर्नियर्स मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, periodic law, if the elements are arranged according to their atomic mass or atomic weight, the similar periodic properties reoccur after a regular intervals। इसने बोला कि अगर हम पीरियड्स में ग्रुप्स में एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के टाइम, not after 3, not after 8, but in a regular
इस तरीके से उसने एक पीरियोडिक टेबल बनाई और उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया। कितना था? ये जो आपको देख लें, वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजेंटल रो। वर्टिकल कॉलम है और रो है, यानी कि ग्रुप्स हैं, और ये हो गया आपका ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 8। और पीरियड्स में फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवन पीरियड, यानी कि देयर वेयर 8 वर्टिकल कॉलम एंड 7 हॉरिजेंटल रो। ये आपका क्या हो गया? ये ग्रुप्स, ठीक है। और ये क्या हो गया? पीरियड्स। So he arranged all the known element in groups and period in a particular format. This particular format was known as periodic table, which consists of groups and periods. Okay. So according to Mendeleev periodic law, if the elements are arranged according to their increasing atomic weight, the similar properties reoccur after regular intervals. अगर हम एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज करते हैं तो एक रेगुलर टाइम के बाद में, रेगुलर इंटरवल के बाद में सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखती हैं। ये बहुत ही अच्छा था, काफी हद तक वो सफल भी रहा। ठीक है, यहां पर उसने हाइड्रोजन को सबसे पहले यहां पर प्लेस किया। ठीक है, जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी दैट वाज हाइड्रोजन। अगर हम देखते हैं कि आखिर इतना अच्छा काम किया तो व्हाई दिस लॉ एंड दिस रिमार्केबल वर्क इज नॉट कंसीडर्ड द बेस्ट वन। सो ही हैज सम मेरिट्स एंड सम डिमेरिट्स ऑफ हिज ओन पीरियोडिक टेबल। अगर हम मेरिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहली मेरिट्स तो यही होगी कि ही अरेंज ऑल दी एलिमेंट नोन। उसने सारे के सारे एलिमेंट को अरेंज कर दिया था अपनी पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि इससे पहले जितने भी आए उनकी प्रॉब्लम साइंटिस्ट की यही थी कि दे कुड नॉट अरेंज ऑल दी एलिमेंट। उन्होंने सारे के सारे एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाया था। ये सबसे बड़ी उनकी डिमेरिट्स थी। लेकिन इसकी मेरिट्स के फॉर्म में अगर देखें तो सब सारे जितने भी एलिमेंट अरेंज थे वो सारे के सारे इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कर दिए। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था कि जो एलिमेंट अनडिस्कवर्ड थे, उस समय तक डिस्कवर्ड नहीं हो पाए थे, उनके लिए भी इस व्यक्ति ने स्पेस छोड़ दिया कि इन फ्यूचर दिस एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड एंड प्लेस्ड हियर, यहां पर रखा जाएगा और इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करेगा। ऐसी बहुत सारी मेरिट्स थी, लेकिन साथ में कुछ डिमेरिट्स भी थी। एंड द मेन डिमेरिट्स वाज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये सबसे कंट्रोवर्शियल था। कंट्रोवर्शियल इसलिए था कि जब भी इन चीजों को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज, क्लासिफिकेशन का मतलब ही ये है कि हम हर एलिमेंट को एक पर्टिकुलर पोजीशन प्रोवाइड करें। लेकिन मेंडलीफ ने जो हाइड्रोजन था उसको दो जगह रख दिया। अब अगर हम देखते हैं तो प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है और समझ में भी नहीं आता कि कोई भी चीज दो जगह कैसे हो सकती है। या तो आप क्लास के अंदर हो सकते हो या फिर क्लास के बाहर हो सकते हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप क्लास के अंदर भी हो और क्लास के बाहर भी हो। ये साइंस में क्या किसी भी तरीके से देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग
बात कर रहे हैं साइंस की, तो साइंस में हम देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि ही प्रोवाइड हाइड्रोजन ड्यूल पोजीशन इन फर्स्ट ग्रुप एज वेल एज इन सेवेंथ ग्रुप। ये ग्रुप बेसिकली है क्या? ये ग्रुप है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम एंड फ्रेंसियम। ये क्या है? ये हैलोजन ग्रुप है, ठीक है। ये पूरा ग्रुप हैलोजन है और ये ग्रुप है एल्कली मेटल्स का। किसका है ये? एल्कली मेटल्स का। तो एक बार उसने हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ में पुट किया, एक बार उसने हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ में पुट किया। आखिर ऐसा हुआ क्यों होगा? सबसे पहले समझे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन के पास में कुल मिला के एक ही एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो पर्टिकुलरली इसका हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, यानी कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है इन इट्स सेल। अब जितने भी एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में रखे जाते हैं, इस ग्रुप के सभी के पास में लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि सबकी वैलेंसी +1 रहती है। तो इसने देखा कि हाइड्रोजन की भी +1 है, तो इसने हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया इनके साथ, एल्कली मेटल्स के साथ, ठीक है। यानी कि ये जस्टिफाई हो गया कि हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड इन फर्स्ट ए ग्रुप along with लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। अब यहां पे देखें, हम जस्टिफाई करें इसको, रिजेम्बलेंस इसकी अगर हम यहां पे जानने की कोशिश करते हैं, सो व्हाट वी फाइंड कि हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट सेल, so it required 1 electron to gain the stability or to make the duplet rule complete। ऑक्टेट के हिसाब से देखें तो अपने शेल को स्टेब्लिश करने के लिए एटलीस्ट इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इसके पास था और 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए था, ठीक है। हैलोजेंस के साथ में भी यही होता है, चाहे वो क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, आयोडीन हो, ठीक है। सबको 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होता है क्योंकि सबके साथ में 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं, और उस 7 के साथ में जब एक ऐड हो जाता है तो अगर हम देखें हाइड्रोजन की ड्यूल पोजीशन की जो जस्टिफिकेशन था वो यही था कि हाइड्रोजन इज समटाइम्स शो सम वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, सो it has valency 1, that is why it can be placed in first A group. It is 1 electron short to get the stability, so according to halogens it can be placed in 7th A group। लेकिन हम डिफाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये साइंटिफिकली ठीक नहीं है। Scientifically, position of hydrogen is along with alkali metals। तो हम देखें कि बहुत सारी मेरिट्स थी, लेकिन जो मेंडली पीरियोडिक टेबल थी उसमें बहुत सारी डीमेरिट्स भी थी। पहली तो मैंने आपको बताई कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ठीक नहीं थी। दूसरा क्या था कि समटाइम्स ही फाइंड सम डिसिमिलर एलिमेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। उसने बहुत सारे डिसिमिलर एलिमेंट को एक साथ कर दिया। समटाइम्स सम सिमिलर एलिमेंट वेयर पुट फॉरवर्ड, बहुत दूर रख दिए गए। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मेंडली पीरियोडिक जो टेबल थी इसको भी रिप्लेस किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद ऑल दी वर्क डन
बिफोर द करंट पीरियोडिक लॉ एंड करंट पीरियोडिक टेबल। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था कि जितनी भी पीरियोडिक टेबल बनाई जा रही थी, जितना भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का काम किया जा रहा था, वो सारा का सारा गलत ही होता चला जा रहा था। एब्सोल्यूट सही नहीं कह सकते उसको। सो दैट वाज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। जब भी हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर बेस को लेके चले और उस बेस के हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करें। तो अभी तक जितनी भी हो रही थी वो एटॉमिक वेट, जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक वेट को कैटेगराइज किया और इसी के हिसाब से उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को किया। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक, उसने क्या बोला, एटॉमिक नंबर। जो हेनरी मोजले था उसने देखा कि ये सारी की सारी पीरियोडिक टेबल सिर्फ इसलिए गलत हो रही थी, जो क्लासिफिकेशन था वो इसलिए ठीक नहीं हो पा रहा था क्योंकि इनका वेस ऑफ क्लासिफिकेशन was absolutely wrong. What was wrong in this atomic number and atomic weight? Atomic weight जो होता है ये कैरेक्टराइज नहीं करता किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है ये किसी भी एलिमेंट को कंप्लीटली कैरेक्टराइज्ड कर देता है, उसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, ठीक है, उसका रिएक्शंस को डिसाइड करता है, वेदर इट रिएक्ट और नॉट, रिएक्टिविटी दिखाता है। तो मोर आइडेंटिकल अगर है तो वो है एटॉमिक नंबर। तो जैसे ही मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को हेनरी मोजले ने रिप्लेस किया एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर से, पूरा का पूरा सिस्टम करेक्ट हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने एक यात्रा को देखा, एक क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश की कि किस तरीके से हम चीज़ों को क्लासिफाई करते रहे, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती रहीं, और ये पूरा एक अपग्रेडेशन जो हम लोग देखते हैं फ्रॉम वेरी अर्ली पीरियड टू लेटेस्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक समझ पाए कि जो करंट बेस है, वर्तमान समय में जो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है ये एटॉमिक नंबर है। मतलब जितने भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया गया है वो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर किया गया है। इससे पहले जितना भी किया गया था वो एटॉमिक वेट के हिसाब से किया गया था, चाहे डोबरनियर हो, चाहे न्यूलैंड्स हो, चाहे वो मेयर्स हो, चाहे वो मेंडलीफ हो, उन सब ने एटॉमिक वेट को ही डिसाइडिंग फैक्टर माना था। लेकिन इसके बाद जो करंट में हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें एटॉमिक नंबर को ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा डिसाइडिंग, ठीक है, माना गया। और इसके अकॉर्डिंग से जब एलिमेंट को अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है, all the elements can be placed perfectly in the periodic table, and this perfectly placed arrangement of the element is known as modern periodic table or long form of periodic table. In the next video we will talk about modern periodic table, ठीक है, and some periodic characteristics पे बात करेंगे। This topic is not for the particular class of 9th or 10th class. Even 12th class and 11th class सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझते हैं तो हमें क्लासिफिकेशन से बहुत सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जुड़ी हुई हैं और उन प्रॉपर्टीज को समझने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो स्टे विद मी, अभी इसी तरीके से अगले टॉपिक में हम लोग किसी एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ओके।